हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है लेकर जो पाठ आए हैं इसके पूरा होते ही हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि हमारी बुक है शतज भाग 2, जो है कि क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की पुस्तक है, जिसके गद्य खंड के हम आखिरी अध्याय पे आ गए हैं। तो गद्य खंड का जो आखिरी अध्याय है ये है संस्कृति, जो कि एक निबंध है हमारे सामने प्रस्तुत किया है पंडित आनंद कौसलायन जी ने। ये चैप्टर हमने पढ़ा था संस्कृति, सभ्यता, इन सभी को लेकर जितना कंफ्यूजन था, ये पाठ पढ़ने के बाद वो सारा कंफ्यूजन एक तरीके से दूर हो गया। दूर तो हो गया, लेकिन अभी उस पर बहुत सारे प्रश्न भी बन गए हैं, तो उन प्रश्नों को भी हल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और तब हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो है गद्यांश आधारित प्रश्नों का। तो चलिए, आज का जो हम ये करने जा रहे हैं, ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं, इसमें हम गद्यांश आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गद्यांश और फिर उन पर आधारित प्रश्नों को। पहला गद्यांश है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, यानी कि जिसे हम सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों को का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाते हैं। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, यानी कि जब इस दुनिया में अग्नि थी ही नहीं। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना हो। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे की एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे पर छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। तो ये रहा हमारा गद्यांश, जिसमें हमने संस्कृति और सभ्यता के उलझे हुए शब्दों को समझा, लेकिन साथ ही अग्नि और सुई के संबंध में भी जाना। चलिए, इसी पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कौन से शब्द सबसे अधिक प्रयोग होते हैं? संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति या भौतिक सभ्यता। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सभ्यता और संस्कृति, और जो समझ में ही नहीं आते हैं कि ये होते क्या है। सभ्यता और संस्कृति क्या है? दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों में गहरा संबंध है। तो यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर संस्कृति नहीं होगी तो सभ्यता नहीं हो सकती। हमने तो पाठ पढ़ा है, तो आप पाठ के जरिए जान सकते हैं कि अगर संस्कृति नहीं है तो सभ्यता अपना स्वरूप ले ही नहीं सकती। तो इन दोनों में कैसा गहरा संबंध है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने बड़ा आविष्कर्ता किसे कहा है? सभ्यता का विकास करने वाले को, आग का आविष्कार करने वाले और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को, आधुनिक विज्ञान के आविष्कर्ता को, या चांद पर पहुंचने वाले को? तो लेखक ने अग्नि और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को जो है सबसे बड़ा आविष्कर्ता कहा है। चौथा प्रश्न है, भौतिक सभ्यता का संबंध किससे है? धर्म से, हमारे रहन सहन व खान पान से, हमारे भूतकाल से, या हमारे भविष्य से? तो भौतिक सभ्यता का संबंध हमारे रहन सहन और खान पान से है। यानी कि जब हम रहते हैं तो किस तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, चल रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, ये सभी हमारी भौतिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक ने सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कर्ता क्यों माना? क्या कारण है कि उसको बड़ा आविष्कर्ता कहते हैं? क्योंकि तब से मनुष्य सर्दी से बचाव करना सीख गया, क्योंकि किसी ने सुई नहीं बनाई थी। सुई बनाना बहुत बड़ा आविष्कार था।
या सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कर्ता इसलिए कहा क्योंकि तब से मनुष्य ने सर्दी से बचाव करना सीख लिया था। अभी तक हम क्या है, ठंड से अपना बचाव नहीं कर पाते थे, तो अब कपड़े बनाना सीख लिया तो हमने उन्हें टाइटली पहनना शुरू कर दिया और हमारा शरीर जो है वो ठंड से बचाव सीख गया। अब आ गए हम दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश क्या है? एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान की वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहा जा सकता। एक आधुनिक उदाहरण है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षक घर्षण के सिद्धांत के आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ ही उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिसने शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। तो कौन होता है संस्कृत मानव और कौन होती है सभ्य मानव, ये हमने इस गद्यांश में सीखा। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति कौन है? जो संस्कृत बोलता है, जो सभ्य होता है, जो किसी नई चीज की खोज करता है, जो सदा सत्य बोलता है। तो संस्कृत मानव वह होता है जो किसी नई चीज की खोज करता है। प्रश्न संख्या 2 है, अपने पूर्वजों से अनायास ही कुछ प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो कहलाता है सभ्य मानव। संस्कृत व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति या विद्वान, तो वो कहलाता है क्या? सभ्य व्यक्ति, क्योंकि उसने किसी चीज का आविष्कार नहीं किया है, उसने उस चीज का सिर्फ इस्तेमाल किया है जो किसी के द्वारा आविष्कार किया गया था उसको। प्रश्न संख्या 3 है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने या जगदीश चंद्र बोस ने? तो किसने किया था गुरुत्वाकर्षण? वो है न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन जितने संस्कृत क्यों नहीं हो सकते? भाई वो तो न्यूटन से ज्यादा जान रहे हैं, तो उतने संस्कृत क्यों नहीं हो सकते? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी ने उसे आगे बढ़ाया, आविष्कर्ता ही संस्कृत व्यक्ति होता है, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। भाई जो व्यक्ति किसी चीज का आविष्कार करता है सिर्फ वही संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति खोजी गई चीज को आगे लेकर जाता है वो सभ्य कहला सकता है, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकता। 5वां प्रश्न है, संस्कृति में इक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बताइए। तो अगर हम संस्कृति में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। क्या बन जाए? सांस्कृतिक शब्द बनता है। चलिए अब हम आ गए संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पर, यानी कि हमने गद्यांश आधारित प्रश्नों को तो खत्म किया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मनीषियों की क्या देन रही है? सभ्यता का कुछ हिस्सा, समृद्ध समाज, प्रगतिशील देश या मौलिक विचार? तो मनीषियों की जो देन रही वो क्या है? सभ्यता का कुछ हिस्सा, यानी कि उन्होंने भी अपने तप और बल पर बहुत सारी चीजों को खोजा जाना और उसे हमको दिया ताकि हम उसे अपने विचारों में, अपने व्यवहार में काम में ला सके। अगला प्रश्न है, असंस्कृति का क्या परिणाम होता है? संस्कृति जो है वो मानव कल्याण के लिए की जाती है, लेकिन जब मानव कल्याण की भावना संस्कृति में से हट जाती है तो वो बन जाती है असंस्कृति। और ये इस असंस्कृति का परिणाम क्या होता है? समाज का विघटन, यानी कि समाज टूटता है, मनुष्य का विनाश होता है, विनाशकारी परंपराएं या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारे ही परिणाम होते हैं असंस्कृति के। प्रश्न संख्या 3 है, असभ्यता किसे कहा गया है? अच्छे अच्छे आविष्कार, मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविनाश के साधन, असभ्यता सभ्यता का ही अंश है, या इनमें से कोई नहीं?
तो असभ्यता क्या कहलाती है कि हमने किसी और के द्वारा खोजी गई चीजों से आगे चलकर जो चीजें बनाई वो क्या करेंगी, हमारा ही खुद का ही विनाश करेंगी। तो असभ्यता किसे कहते हैं, मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविनाश के साधनों को। संस्कृति कब असंस्कृति में बदल जाती है, जब उसमें से मानव कल्याण की भावना हट जाती है और स्वार्थ की भावना पनप जाती है, तो वहां से संस्कृति असंस्कृति में तब्दील हो जाती है। कल्याण की भावना से नाता टूटने पर, पुरानी पड़ने पर, धर्म परिवर्तन होने पर या ईश्वर की भक्ति ना होने पर, तो संस्कृति असंस्कृति तब बनती है जब उसमें से मानव कल्याण की भावना का नाता टूट जाता है। यानी कि जब वहां कल्याण ना करके विनाश करने के बारे में सोचने लगे तो वो असंस्कृति हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, संस्कृति की छीछालेदर कब होती है, किसी जाति विशेष के साथ जोड़ने पर, दूसरी जाति को हीन बताने पर, दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाने पर, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो संस्कृति की छीछालेदर इन सभी कारणों से होती है, क्योंकि इन सारे ही कारणों में कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि छिपी है, इसलिए संस्कृति की छीछालेदर हो जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है, हमारी उन्नति का, देश के विकास का, मानव कल्याण का, या उपर्युक्त सभी का। तो मनुष्यों द्वारा जो भी ज्ञान हमें मिलता है वो हमारी उन्नति करता है, देश के विकास करता है, मानव कल्याण करता है, सभी कुछ करता है। तो हम क्या लगाएंगे, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 है, संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है, संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति, संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति, नई चीज खोज करने वाला व्यक्ति, किसी वस्तु को सुधार कर उत्कृष्ट बनाने वाला व्यक्ति। तो यहाँ संस्कृत व्यक्ति से जो तात्पर्य है वो है नई चीज की खोज करने वाला व्यक्ति, जैसे न्यूटन रहे, आइंस्टाइन रहे, इन लोगों ने कुछ न कुछ चीज की खोज करी है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, संस्कृत व्यक्ति। प्रश्न संख्या 8, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है, पेट की आग को शांत करने की, अंधेरा दूर भगाने की, सर्दी दूर करने की, या जंगली जानवरों को भगाने की। तो आग के आविष्कार के पीछे की जो सबसे बड़ा कारण रहा वो है पेट की आग को शांत करने के लिए। भाई पेट की आग हम अग्नि से पहले भी शांत करते थे, लेकिन सही तरीके से नहीं, क्योंकि हम कच्चा भोजन ही खा लिया करते थे। तो आग के आविष्कार से हमें ये चीज समझ में आई कि हम भोजन पकाकर और सुचारू रूप से खा सकते। प्रश्न संख्या 9 है, सुई धागे के आविष्कार क्यों हुआ होगा, उसके पीछे किस चीज की जरूरत रही होगी, कपड़े सीने के लिए, शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए, पेट की आग शांत करने के लिए, या घर बनाने के लिए। तो सुई धागे का आविष्कार हुआ था शरीर को ढकने और सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि जब ये आविष्कार किया गया होगा उस समय पृथ्वी बहुत ठंडी रहती हो, इसलिए। प्रश्न संख्या 10 है, मनीषियों किन्हें कहा गया है, कौन है जिन्हें मनीषियों कहा जाता है, साहित्यकारों को, धार्मिक नेताओं को, जो विद्वान किसी तथ्य विशेष को भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खोजते हैं, या उपर्युक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो मनीषी कौन है, ऐसे विद्वान जो किसी तथ्य विशेष को भौतिक आवश्यकताओं, यानी कि हम किसी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किसी चीज की खोज नहीं करें, हम सिर्फ अपनी आप की जिज्ञासाओं, अपने आप की जो भी हमारी क्वेरीज हैं उनको शांत करने के लिए किसी चीज की खोज करते हैं, तो वो लोग मनीषी कहलाते हैं। इन मनीषियों में महात्मा बुद्ध का भी नाम आता है। तो ये रहा हमारे संस्कृति पाठ के सभी प्रश्न जो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, और इस तरीके से हमारे इस जो पुस्तक है क्षितिज, इसके सारे ही अध्यायों के हमने गद्यांश आधारित प्रश्न और संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न आपको कराए। तो इनको देखकर आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए, और जल्द ही मैं और एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।